हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ भू संतुलन की संकल्पना। ठीक है, भू संतुलन की संकल्पना। तो भू संतुलन यानी कि ये दो वर्ड से बना है। ठीक है, भू प्लस संतुलन, भू प्लस संतुलन। ठीक है, तो भू का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी और संतुलन का मतलब होता है बैलेंस करना। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर जितने भी उच्चावच मौजूद है, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, तो हमारी पृथ्वी तो परिभ्रमण कर रही है, घूम रही है। तो आखिर ये गिरते क्यों नहीं है, या इनमें ये बैलेंस कैसे है, ये संतुलित कैसे, ये अपनी एक स्थिति पर खड़े कैसे रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है भू संतुलन की संकल्पना। ठीक है, भू संतुलन की संकल्पना से हमें पता ये चलता है कि ये जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है, समुद्र तल है, तो ये आखिर इतना संतुलित कैसे है, इनके संतुलन के पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो देखिए, भू संतुलन को इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्टेसी। भू संतुलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोस्टेसी कहते हैं। तो आइसोस्टेसी जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द आइसोस्टेशियस, ठीक है, इससे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति। आइसो प्लस स्टेशियस, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस स्टेशियस, जिसका मतलब होता है समस्थिति या फिर समान खड़ा होना। ठीक है, समस्थिति का मतलब क्या होता है? समान खड़ा होना, समान खड़ा होना। तो इस आइसोस्टेसिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो था वो एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता D.A. डटन ने 1889 में किया था। तो D.A. डटन ने क्या कहा था कि जो ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। और उस रेखा को इन्होंने क्या कहा? समदबाव तल या समतोल तल या फिर क्षतिपूर्ति तल। ठीक है, D.A. डटन ने क्या कहा कि जितने भी भाग जो ऊंचे उठे हुए हैं, यानी कि जो जितना बड़ा पर्वत है, ठीक है, तो पर्वत का घनत्व पठार से कम, पठार का घनत्व मैदान से कम और मैदान का घनत्व समुद्र तल से कम होगा। ठीक है, और ये सब एक तल के सहारे में, इनका भार एक रेखा के सहारे में बराबर होगा, जिस रेखा को क्या कहा? समदबाव तल या समतोल तल या फिर क्षतिपूर्ति तल। तो पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है वहाँ पर बराबर धरातलीय क्षेत्र होता है। ठीक है, किसी भी भाग के घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है। कोई भी भाग है उसका घनत्व और ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है। जैसे कि जो भाग जितना ज़्यादा ऊंचा होगा, ठीक है, उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो भाग जितना ज़्यादा नीचा होगा उसका घनत्व क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। यानी कि मैदान का घनत्व ज़्यादा होगा। मैदान देखिए, पठार का सबसे पहले देखिए, पहाड़ सबसे ऊंचा है ना, तो पहाड़ का घनत्व किससे कम होगा? पठार से। पठार का घनत्व किससे कम होगा? मैदान से। मैदान का घनत्व किससे कम होगा? तो समुद्र तल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे अधिक घनत्व किसका? समुद्र तल का सबसे अधिक घनत्व है। अब देखिए, इस भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन करना किस प्रकार से शुरू हुआ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये कुछ अचानक से ऐसा नियम आया, ऐसा कोई आया दिमाग में कि चलो इसको कर लेते, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है, भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि एक बार सन 1859 में सिंधु गंगा के मैदान में अक्षांशों का निर्धारण हो रहा था। ठीक है, जिसमें जो भारत के सर्वेयर जनरल थे सर जॉर्ज, उनके निर्देशन में यह सब कुछ काम हो रहा था कि अक्षांशों का निर्धारण किया जाए। तो उसमें उन्होंने दो जगहों को लिया, एक तो उन्होंने कल्याण को लिया और दूसरा उन्होंने कल्याणपुर को लिया। ठीक है, और उनका इन दोनों जगहों का अक्षांशीय मापन कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये अक्षांशीय मापन कर रहे थे तो ये दो विधियों से कर रहे थे, एक त्रिभुजीकरण विधि से और दूसरा खगोलीय विधि से। अब जब इन दोनों विधियों से अक्षांशीय मापन किया जा रहा था, तब क्या हुआ, या फिर आप बोलिए अक्षांशीय निर्धारण किया जा रहा था, तो क्या हुआ कि इन दोनों में अंतर आया। कितना? 5.236 मिनट का अंतर आया। ठीक है, इसे ये एक अगर यहाँ पे ऊपर कॉमा रहे ना तो उसे सेकंड कहते हैं, और दो रहे तो उसे मिनट कहते हैं। ठीक है,
तो अंतर कितना का आ गया, 5.236 मिनट का अंतर आ गया। क्यों आया, अब देखिए क्यों आया, इसे भी कहा गया। तो ये जो कल्याण है, तो कल्याण जो है वो हिमालय से सिर्फ 60 मील दूर है, यानी कि हिमालय से नजदीक कौन है, कल्याण है। तो इसका अंतर का कारण बताया गया कि हिमालय पर्वत कल्याण के नजदीक था, जिस वजह से अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। ठीक है, तो हिमालय क्या कर रहा था, पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। ठीक है, क्योंकि कल्याण जगह जो है वो हिमालय के नजदीक है और इस वजह से हिमालय जो था वो पेंडुलम को अपनी आकर्षण शक्ति से आकर्षित कर रहा था, जिस वजह से ये 5.236 मिनट का अंतर आया। लेकिन प्राट महोदय को ये सब चीज कुछ हजम नहीं हुई। ठीक है, तो फिर प्राट महोदय जो थे वो अपनी स्टडी करने में लग गए, अध्ययन करने में लग गए। तो उन्होंने क्या कहा कि हिमालय जो है वो किसका बना हुआ है, सियाल का बना हुआ है, और सियाल का घनत्व तो कितना होता है 2.75, तो उस हिसाब से हिमालय का घनत्व तो कितना होना चाहिए 2.75। तो इस आधार पर अंतर कितना आना चाहिए 15.885 मिनट का, जबकि अंतर कितना आ रहा था 5.236 मिनट का अंतर आ रहा था, जबकि अंतर क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, तो अंतर तो उस हिसाब से कम आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए। अब एक रीज़न आ गया कि हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का कारण, अब ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि हिमालय जो था वो पेंडुलम को आकर्षित कर रहा, अब कम आकर्षित कर रहा, अधिक आकर्षित कर रहा है, अब ये आ गया। ठीक है, तो कम आकर्षित कर रहा है, तो अब आया कि कम आकर्षित करने का रीज़न क्या है। तो इसमें इन्होंने कुछ रीज़न बताया कि पहला तो बोला कि हिमालय एक खोखला भाग है। ठीक है, हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, वो खोखला है और जिसके अंदर चट्टान ना होकर बुलबुले हैं। तो इस वजह से पर्वत का भार जो था वो घनत्व से कम हो गया, जिस वजह से माप में अंतर आया। लेकिन ये बिल्कुल काल्पनिक सिद्ध हो गया, क्योंकि अगर इतना ऊंचा पर्वत, अगर इसके अंदर चट्टान नहीं है, अगर ये बुलबुले हैं, तो ये इतने लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। ठीक है, धरातल पर इतना ये टिकेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया कि हिमालय के ऊपरी अतिरिक्त पदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। ठीक है, क्या कहा गया कि हिमालय का जो बाकी का ऊपर का जो ऊपरी अतिरिक्त पदार्थ का जो संतुलन होता है, ठीक है, ऊपर का जो पदार्थ का संतुलन होता है तो वो नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। ठीक है, इसका मतलब नीचे इस तरह से कुछ इसका संतुलन हो रहा है। उसके बाद क्या बताया गया कि हिमालय के शैल का घनत्व स्वयं कम होगा। हिमालय शैल मतलब चट्टान। ठीक है, तो हिमालय के चट्टानों का घनत्व क्या खुद में ही ये कम है। ठीक है, खुद ही कम है। उसके बाद क्या बताया गया कि पृथ्वी के नीचे एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या बताया गया कि पृथ्वी के नीचे एक ऐसा तल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उस तल को क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। ठीक है, जिसे D.A. डेटन ने भी कहा था। ठीक है, जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं पाया जाता। इस आधार पर जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही कम होगा, तथा जितना ही छोटा भाग होगा घनत्व उतना ही अधिक होगा। देखिए, इस बात को आपको याद रखना है। ये बात जो है सिद्धांत में बार बार आएगा कि जितना ऊंचा भाग घनत्व उतना कम और जितना नीचा भाग घनत्व उतना अधिक। ठीक है, तो ये बार बार आएगा आपका, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें भू संतुलन की संकल्पना में आपको पढ़ना है एक सर जॉर्ज एरी की संकल्पना और दूसरा आपको पढ़ना है प्राट की संकल्पना। इसमें और भी विद्वानों ने अपनी अपनी संकल्पना दी है, जैसे कि हिस्कैनन की संकल्पना है, हेफोर्ड और बोवी की संकल्पना है, जोली की संकल्पना है। तो आपको इनकी संकल्पनाएं नहीं पढ़नी है, आपको जो पढ़ना है वो है सर जॉर्ज एरी की संकल्पना और प्राट की संकल्पना। तो सर जॉर्ज एरी जो थे, तो इन्होंने क्या कहा कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। ठीक है, वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे में कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। इन्होंने क्या कहा कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं है, असल में क्या है, जो अधिक पदार्थ का भाग है वो नीचे कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा, एक कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रही है। सियाल सीमा मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, पहले भूपर्पटी आता है, उसके बाद का लेयर जो है वो सियाल और उसके नीचे सीमा। तो इसका मतलब क्या इन्होंने कहा कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रही है। ठीक है,
अब देखिए इस बात को लेकर के आलोचना भी इनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई है कि इन्होंने ये कैसे कह दिया कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार हिमालय मैग्मा में तैर रहा है, मैग्मा सियाल में तैर रहा है तथा इसका अधिकांश भाग नीचे काफी गहराई तक व्याप्त है, मतलब कि डूबा हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा, अब इन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से एक बर्फ का टुकड़ा जब जल में यानी कि पानी में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। जैसे कोई भी बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, तो इस तरह से तैर रहा है, ठीक है, यहाँ पर पानी है तो इसका ये एक भाग को जल में तैरने के लिए इसका जो 9 भाग होता है वो पानी में डूबा हुआ होता है, तब ये एक भाग जो है वो पानी में तैर सकता है। तो ऐसा ही इन्होंने क्या कह दिया कि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व जो है वो 2.67 है तथा अधः स्तर यानी कि सबस्ट्रेटम का घनत्व जो है वो 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को अध स्तर में ही रहना होगा। इसका मतलब अगर हिमालय पर्वत का हम लोगों को एक भाग ऊपर दिखता है तो इसका मतलब इसका 9 गुना जो है वो हमें धरातल के नीचे मिलेगा। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई अगर देखिए, अभी देखिए हिमालय की ऊंचाई कितनी है, अगर औसतन कितनी है 8,848 मीटर है और इसका 9 भाग जो है वो पृथ्वी के नीचे है, धरातल के नीचे है, तो इसका मतलब 69,632 मीटर भाग जो है इसका वो नीचे। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर इतना भाग नीचे रहेगा तो नीचे में तो तापमान भी तो अधिक होता है, तो ये पिघलेगा या कि नहीं पिघलेगा। आप खुद से सोचिए कि तापमान इतना ज़्यादा अधिक होता है और प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो अब देखिए आप 79,632 मीटर की बात हो रही है तो ये कितना नीचे है, इसका मतलब नीचे का भाग जो है वो पिघलेगा ही पिघलेगा। लेकिन इसकी आलोचना बाद में की गई, अभी तो फिलहाल आप इसको याद रखिए। ठीक है, विभिन्न स्तंभों, फिर उन्होंने क्या कहा कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। स्तंभ मतलब कि जितना भी इस तरह का चीज होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। जैसे कि पर्वत है, पठार है, सबका घनत्व जो है वो बराबर है। पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तल, सबका जो घनत्व है वो बराबर है, बस उनकी गहराई में अंतर है। यानी कि जो चीज जितना ऊपर है वो गहराई में उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा। फिर क्या कहा कि महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व, महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना है परंतु उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। क्या, अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग आकार का और लंबाई का, अलग आकार और लंबाई का लकड़ी का कुछ टुकड़े लिए, ठीक है, और फिर उसको पारे से भरे हुए एक बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार अलग अलग गहराई में डूबते गए। इसी बात को फिर लकड़ी के टुकड़े को पानी में डुबाकर भी प्रमाणित किया, तो जो लकड़ी जितना ऊंचा था, जितना बड़ा था, वो गहराई में भी उतना ज़्यादा नीचे गया। तो इस तरह से उन्होंने अपना कुछ बताया। लेकिन अब इसमें एक बात ये आती है, आलोचना इसकी किस प्रकार से की गई कि अगर सियाल सीमा पर तैर रहा है, ठीक है, तो फिर घर्षण बल कहाँ गया। अगर सियाल सीमा पर तैर रहा है, ठीक है, तो फिर हिमालय जैसा इतना विशाल पर्वत नहीं बन सकता, वलन वहां पर नहीं पड़ेगा। ये आलोचना की गई। ठीक है, उसके बाद देखिए कि प्राट की संकल्पना। अब प्राट महोदय क्या कहते हैं। प्राट महोदय ने तो सबसे पहले क्या किया कि कल्याण और कल्याणपुर के लिए जो लिए गए अक्षांशीय माप थे उसके अंतर को अच्छी तरह से पढ़ा और फिर हिमालय का जो औसत घनत्व है उसको 2.75 मानकर उसकी आकर्षण शक्ति को उसकी गणना की और फिर उसका पता चला कि इसका अंतर जो है वो कितना आ रहा है 15.885 मिनट। इन्होंने क्या किया था प्राट ने, पहले तो आकर्षण शक्ति के लिए अक्षांशीय माप के अंतर को अच्छी तरह से पढ़ा, स्टडी किया, उसके बाद क्या मिला इन्हें कि अंतर कितना आ रहा है 15.885 मिनट। तो
प्राट ने हिमालय की चट्टानी और समीपवर्ती मैदान यानी कि पास में जो मैदान थे उसके चट्टानों का अध्ययन किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि हिमालय की चट्टानों का अध्ययन किया, उसके बाद फिर जो पास में ही इनका जो मैदान था उसके चट्टानों का अध्ययन किया, और फिर उस आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों का मैदानों से कम तथा मैदानों का समुद्र तली से कम होता है। अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा संबंध होता है, यानी कि जितना ऊंचा स्तंभ उतना कम घनत्व। प्राट ने क्या कहा कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है, पृथ्वी में एक क्षतिपूर्ति तल होता है। प्राट के अनुसार उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी के नीचे एक क्षतिपूर्ति तल होती है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है और नीचे समान घनत्व होता है। नीचे अंतर नहीं पाया जाता है घनत्व में अंतर सिर्फ धरातल के ऊपर पाया जाता है। इस प्रकार प्राट ने अपने प्रमुख मत यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वैरिंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया। ठीक है, पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है। फिर उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। क्षतिपूर्ति रेखा जो होती है उसके सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान सबका होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक अस्तंभ लिया और एक ब स्तंभ लिया, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि अस्तंभ का घनत्व कम आना चाहिए और ब स्तंभ का घनत्व अधिक आना चाहिए। ठीक है, तो ताकि दोनों का भार जो है वो संतुलन रेखा पर बराबर हो जाए, यानी कि क्षतिपूर्ति रेखा पर बराबर आ जाए। और इस तरह से प्राट ने अपनी इस मत का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने प्रतिपादन करके क्या बताया कि ऊंचाई और घनत्व का उल्टा अनुपात होता है। उन्होंने क्या बताया कि ऊंचाई और घनत्व का उल्टा अनुपात होता है, यानी कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। और फिर उन्होंने क्या बताया कि घनत्व में अंतर सिर्फ केवल स्थल मंडल में होता है, पायरोस्फेयर या बैरिस्फेयर में नहीं। अब देखिए, पायरोस्फेयर और बैरिस्फेयर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पायरोस्फेयर कहते हैं मेंटल को और बैरिस्फेयर कहते हैं या फिर बेरिस्फेयर कहते हैं क्रोड को। ठीक है, जिसमें आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड दोनों मिक्स हो गया और इसमें भी आंतरिक मेंटल बाह्य मेंटल दोनों हो गया। ठीक है, तो इसमें पैरोस्फेयर और बैरिस्फेयर यानी कि मेंटल और क्रोड में अंतर नहीं पाया जाता है घनत्व में। सिर्फ घनत्व में कहाँ अंतर पाया जाता है? स्थल मंडल पर। इनके अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, परंतु उनका भार संतुलन रेखा के सहारे बराबर होता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि कुछ ये देखिए क्षतिपूर्ति तल लिया। फिर इन्होंने क्या किया, चांदी, जस्ता, पायराइट, टीन, लोहा, निकल, तांबा, सीसा अलग अलग धातु ली और फिर इन्हें क्या किया, इन्होंने भी पारे से भरे हुए बेसिन में इन्हें डुबोया और फिर क्या बताया कि ये सब क्या एक तल में जाकर के रुक जाते हैं और ऊपर में इनकी ऊंचाई जो है वो असमान है। इसका मतलब यहाँ पर ये रुक रहे हैं वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भू संतुलन की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया गया। इसका प्रतिपादन करने का रीज़न यही था कि हिमालय का अक्षांशीय निर्धारण हो रहा था, अक्षांशीय मापन हो रहा था, जिसमें कल्याण और कल्याणपुर 2 जगहों को लिया गया जिसमें अक्षांशीय मापन में अंतर आ गया था और वही कारण बना भू संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन करने का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भू संतुलन की संकल्पना समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।